हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान। यहाँ पे हम कर रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी के घटना चक्र, और यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 4 के हरित गृह प्रभाव और जलवायु परिवर्तन। अगर आप पीसीएस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या देना है तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। ये है आपके लिए रामबाण, ठीक है। मतलब समझ लीजिए कि पीसीएस एग्ज़ाम इसके बिना अधूरा है। और ठीक है, और वनडे एग्ज़ाम के लिए भी अगर आप पढ़ना चाहें तो ये बुक ज़रूर पढ़िएगा, और उसके साथ लूसेंट ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। इस मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है, व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए व्हाट्सएप कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और मेरा एक और चैनल है आई एम कीरत चौहान, तो आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये रही हमारी पीडीएफ, और अभी जो चैप्टर चल रहा है वो है आपका 4th चैप्टर, ठीक है। आगे के भी आप चैप्टर्स देख सकते हैं कि हमें आगे क्या पढ़ना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब यहाँ हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है। देखिए, आप ये जो मैं पढ़ा रही हूँ इससे पहले जो लास्ट वीडियो थी उसे ज़रूर पढ़ना। हाँ, तो इसने कहा कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी भी है बुरी भी है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ग्रहण कर क्या करते हैं, जीवनदायक ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी है, ठीक है। जो हम अब जो ऑक्सीजन लेते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वहीं अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो इसमें क्या है, मुख्य जो कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का क्या है, मुख्य कारण है, जो क्या है हमारे लिए हानिकारक है। तो इसने कहा अच्छी भी है बुरी भी है, हमने दोनों देख लिया। अब इसने कहा मानवीय गतिविधियों के द्वारा उत्पन्न अधिकांश जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती है, बल्कि क्या करती है, समुद्री पादपों, भूमि पर पौधों, मिट्टियों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है अवशोषित कर ली जाती है। अब इसने कहा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पादप प्लवक कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर उसे पादप सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है, अवशोषण कर लेते हैं। अब इसने कहा जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये गैस क्या है, अन्य ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं उसके विपरीत पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से फायदेमंद प्रभाव डालती है, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा और वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के लिए सूर्य के प्रकाश के साथ वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका उपयोग करता है, जिससे पौधे में वृद्धि विकास होता है। मतलब इसने कहा पौधे के वृद्धि विकास के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। मतलब ये समझ लीजिए, ये एक पौधा है, ये सूर्य है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसकी वजह से क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। और यही जो है कारण है आपका पौधे की वृद्धि विकास के लिए, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली जो ग्रीन हाउस गैसेस है, तो जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अच्छा, इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होती है, क्योंकि वायुमंडल में इसकी सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसेस की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है। और पिछले कुछ दशकों से क्या होता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसने कहा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता है, और ये वर्ष लिखे हैं तो 1959 में इसने लिख दी है यहाँ पे कितनी सांद्रता है, ठीक है। तो पीपीएम में 320 से नीचे, ठीक है। वैसे यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको कितनी मिलेगी, 320 से ऊपर। फिर 1973 में आप देखेंगे तो और ऊपर मिलेगी, 1980 में मिलेगी तो और ऊपर मिलेगी, 2001 की बात करें तो 380 हो गई। यानी कि कुछ 50 या 40 सालों में ये कहाँ है, कितनी बढ़ गई, 60 ppm के आसपास बढ़ गई है, ठीक है। अब इसने कहा जो वैश्विक ऊष्मन यानी ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होती है। अब 1950 में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में जहां 315 के आसपास थी, ppm के आसपास थी, वहीं अगर हम बात करें तो अभी 415 क्रॉस कर चुकी है, ठीक है। इसने कहा यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसी तरह बढ़ती रही तो 21वीं सदी पूरी होने तक, यानी कि 2000 से 2100 ये वाला जो टाइम, तो इसको पूरा होने में क्या होगा, होने तक इसकी जो मात्रा है ना कार्बन डाइऑक्साइड की, वो 650 से 950 ppm तक
हो जाएगी और जिसकी वजह से पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री बढ़ जाएगा। मतलब वैसे अभी आप देखते होंगे ना, जब 40-42 डिग्री टेम्परेचर चले जाता है तो हालत हो जाती है ख़राब। ठीक है, इससे ऊपर भी जाता है, हम कहते हैं 45 डिग्री तक हम देख लेते हैं। अब इससे भी और 6 डिग्री ऊपर कर दो यानी कि 51 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल बात हो जाएगी। इनफैक्ट इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसने कहा कि 6 डिग्री बढ़ जाएगा। अगर हमने ऐसे चलता है तो अगले 70 साल में यानी कि ये जो 21वीं सदी ख़त्म होने तक ये 6 डिग्री बढ़ जाएगा। हाँ, और हम कहने को है कि भैया 1.5 डिग्री से ज़्यादा ना बढ़े, तो यहाँ 6 डिग्री की बात हो रही है। ठीक है, अब इसने कहा कि जो आपका WMO है यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार पूर्व औद्योगिक युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कितनी से लिखी है 278 ppm यानी कि 0.03% थी। अब इसमें क्या वायुमंडल, समुद्र, जीवमंडल आदि के भी संतुलन बना रहता था। हालांकि मानवीय गतिविधियां जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने आदि से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। मतलब हमने क्या करा, खूब डीजल पेट्रोल जलाया है जिसकी वजह से ये प्राकृतिक संतुलन बिगड़ा है। ठीक है, अब इसने कहा कि जो मीथेन है, मीथेन गैस को मास गैस भी कहते हैं। ठीक है, जिसका स्रोत बायोगैस, जीवाणु अपघटन, जुगाली करने वाले पशु हैं। कहाँ कहाँ से मीथेन आपको मिलेगी? बायोगैस से मिल जाएगी, जीवाणु अपघटन से मिल जाएगी, जुगाली करने वाली यानी जैसे आपने देखा होगा गाय पूरे टाइम मुँह चलाती रहती है तो उसके अंदर से मतलब कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। तो इसने कहा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक मास गैस है, याद रखिएगा। अब इसने कहा यह एक हरित गृह गैस है जो कि वायु प्रदूषण यानी कि एयर पॉल्यूटेंट होती है। ठीक है, इसमें कहा धान के खेत, अब याद रखिएगा ये भी इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ से निकलती है। तो धान के खेत, कोयले की खान, घरेलू पशु, वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत हैं, जबकि आर्द्र भूमि, ठीक है, समुद्र, हाइड्रेट्स मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत हैं। मतलब 2 तरीके से मीथेन निकलती है। धान का खेत मनुष्य द्वारा लगाया जाता है तो आप कह सकते हैं मानवीय स्रोत। कोयले की खदानें हो गई, अब खुद ही जाके कोयले की खदानें खोदेंगे तो मीथेन गैस निकलेगी। घरेलू पशु जो हो गए वो जुगाली करेंगे तो मीथेन गैस निकलेगी। तो ये सब मानवीय स्रोत हो गए। और जो अपने आप नेचुरली हो रहा है जैसे आर्द्र भूमि से, समुद्र से, हाइड्रेट से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, ये प्राकृतिक स्रोत हो गए। तो प्राकृतिक स्रोत से जो है वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक यानी 76% भाग आर्द्र भूमि से आता है। मतलब अगर हम प्राकृतिक स्रोत देखें तो आर्द्र भूमि सबसे ज़्यादा करती है मीथेन का उत्सर्जन, जो कि है आपका 76%। अब लिखा है मीथेन जल के अणुओं से घिरकर निम्न ताप और उच्च दाब पर क्रिस्टलीय संरचना के रूप में बर्फ के समान जम जाता है, जिसे मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। इंपॉर्टेंट सी बात हो गई। ठीक है, मतलब इसने कहा कि वातावरण में अगर हम बात करें अणु हैं, जल के अणु हैं, उसके चारों तरफ मीथेन गैस जम जाएगी, चिपक जाएगी। ठीक है, तो जम जाएगी। अब इसको हम बोलते हैं मीथेन हाइड्रेट। ठीक है, अच्छा, इसके पिघलने पर क्या होता है, ये पुनः प्राकृतिक गैस और जल में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि ये फिर से क्या होता है, मीथेन और जल में परिवर्तित हो जाएगी। ये आर्कटिक यानी कि उत्तरी ध्रुवीय टुंड्रा सहित आर्कटिक, अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ़ के नीचे, अब देखिए ये बात भी इंपॉर्टेंट हो गई कि मीथेन गैस जो बर्फ़ के नीचे मिलेगी, कहाँ पे? एक तो उत्तरी ध्रुव के आसपास, आर्कटिक, अंटार्कटिक क्षेत्र में। ठीक है, और महाद्वीपीय उपांतों में तलछटी निक्षेपों, अंतःस्थलीय गहरे जलीय निकाय हो गए। ठीक है, और गहरे समुद्री तल में विशाल निक्षेपों के रूप में आपको मीथेन गैस मिल जाएगी। अब यहाँ लिखे जो ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन हाइड्रेट, ठीक है, वही मीथेन हाइड्रेट अभी हमने पढ़ा। तो मीथेन हाइड्रेट के निक्षेप से पिघलने का खतरा मंडरा रहा है। मतलब इसने कहा जो बर्फ़ में जमी पड़ी है ना ये मीथेन, अब क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि बहुत गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से ये बर्फ़ पिघलेगी और ये मीथेन गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी, जिसके पिघलने से वैश्विक तापन, अब मीथेन गैस जब बाहर निकलेगी फिर ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा और उसके दुष्प्रभाव में और तेज़ी से वृद्धि होगी। ठीक है, जो मीथेन गैस जमी पड़ी है, कहीं पे रुकी पड़ी है, वो क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, गर्मी की वजह से पिघलने लगेगी बर्फ़ और मीथेन निकलने लगेगी, और मीथेन निकलेगी तो ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ जाएगी। ठीक है, साथ ही मीथेन वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम समय ही जो है विद्यमान रहती है और ये ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाती है। तो वही बात हो गई, जलवाष्प भी एक तरीके से ग्रीन हाउस गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड भी। इसमें लगा चावल की खेती से संबंध, अवायवीय परिस्थितियाँ मीथेन के उत्सर्जन का कारण है। चावल के खेत में क्या मिलेगा, मीथेन का उत्सर्जन। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब
निकृष्ट मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ठीक है, मतलब जब आप उर्वरक यूज़ करते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ठीक है, अब लिखा मानव जनित वायुमंडलीय प्रदूषण से जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। जलवायु परिवर्तन के दो कारण, एक कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारक और दूसरा कार्बन अवशोषण में कमी वाले कारक। दो, एक तो कार्बन का उत्सर्जन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरा इसने कहा कार्बन का अवशोषण कम कर रहे हो इस वजह से। ठीक है, तो इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अब इसमें लिखा है कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारकों में कौन कौन आता है, जो जिससे कार्बन निकलता है। वो है जीवाश्म ईंधन जो हम जलाते फिरते रहते हैं, तेल से चलने वाले वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है, डीजल पेट्रोल गाड़ियों में वृद्धि, अतः वायुमंडल में कार्बन सांद्रण बढ़ रहा है और हरित गृह प्रभाव में वृद्धि कर जो है जलवायु को प्रभावित कर रहा है। ठीक है, अब लिखा है नासा अन्य के अध्ययन सौर धधक में वृद्धि को जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण नहीं मानती है। अच्छा, इसके अलावा क्या है, अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस में वृद्धि हो रही है। ओजोन परत का अवक्षय जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण है। मतलब जब आप पृथ्वी देखेंगे, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल है, क्षोभमंडल है, फिर उसके ऊपर सोममंडल है, राइट, उसमें एक ओजोन लेयर है। तो ओजोन गैस आप लोग जानते होंगे, ओजोन परत सॉरी। तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें जो सौरमंडल है उसमें एक लेयर होती है ओजोन लेयर, जो क्या है अल्ट्रा वायलेट रेज जो आती है सूरज से उसको रोकती है, जो हानिकारक होती है और पृथ्वी पर जाने से रोकती है। तो इसने कहा ओजोन परत का अवक्षय जो है जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण, यानी कि ओजोन परत भी क्या है गायब होती जा रही है धीरे धीरे। अब लिखा जलवायु परिवर्तन हेतु ग्रीन हाउस गैस और प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, तो जलवायु क्लाइमेट चेंज के लिए ग्रीन हाउस गैस हो गया, प्रदूषण प्रत्यक्ष रूप से, जबकि अगर हम बात करें ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है यानी कि वो कम हो रही है, ठीक है, वो अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है किसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे देखिए क्या बना है, इसमें लिखा फसल जैव मात्रा अवशेषों का दहन। ठीक है, तो देखिए जब हम फसल या जैव मात्रा अवशेष होते हैं उसका दहन करते हैं, यानी कि सपोज़ आपने गेहूं चावल लगाया, उसके बाद जो बच जाता है खेत में उसको आप जला देते हैं। अब उसको जब जलाते हैं तो उससे क्या क्या चीज़ें निकलती है वो ये लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, यहाँ पे तो लिखा है फसल जैव मात्रा अवशेषों, जो अवशेष यानी जो बचे हुए भाग होते हैं उसको जब हम जलाते हैं, जैसे कि धान है, गेहूं है, गन्ना है, इनकी फसल अवशेषों का दहन मतलब जलाने के कारण वायुमंडल में क्या क्या गैसेस क्या क्या निकलता है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, सल्फर डाइऑक्साइड लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका, फिर है ब्लैक कार्बन होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक कार्बन होता है, उसके बाद ये आपका मीथेन हो गया, हाइड्रोकार्बन, तो वैसे ये VOC यानी कि क्या है अस्थिर कार्बनिक यौगिक हो गया आपका, फिर NMHC का ये लिखा है यहाँ पे, अन्य हाइड्रोकार्बन्स हैं, फिर इसके बाद ये ओजोन है, PM है, एरोसोल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें निकलती हैं जब आप धान के खेत को ये सब जो बचा खुचा पार्ट है उसको जब आप जला देते हैं। अब जो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाने के साथ साथ मानव स्वास्थ्य और जलवायु को भी प्रभावित करती है। चलिए यहाँ पे लिखा है जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि आपका क्या ग्रीन हाउस गैसेस है, क्या प्रदूषण है, ओजोन परत का क्षरण है, तो वो सभी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से होता है। किस वजह से जलवायु परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस से भी होता है, इससे भी होता है, इससे भी होता है, क्वेश्चन हो गया रिपीट। ठीक है, आगे बढ़ते। तो इसमें लिखा है कि मानव जनित वायुमंडलीय प्रदूषण से जलवायु में परिवर्तन हो सकता है। इसके अतिरिक्त जीवाश्म ईंधन के जलने से वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेस में वृद्धि, ओजोन परत का अवक्षय जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है। अब लिखा है निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है, तो इसने कहा ये हानिकारक भी है कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है लाभदायक भी है। हानिकारक कैसे, ग्लोबल वार्मिंग की, इससे क्या होता है अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और लाभदायक कैसे है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होगी तो पेड़ जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करेंगे, जिसकी वजह से भोजन नहीं बन पाएगा। तो यही चीज़ इसमें लिखिएगा, इसमें कुछ नया नहीं लिखा है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ के आ चुके हैं इनफैक्ट। अब लिखा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम
वर्णित करता है, यानी कि कार्बन फर्टिलाइजेशन को। तो पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। इसने कहा कार्बन डाइऑक्साइड गैस अन्य ग्लोबल वार्मिंग जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसके विपरीत पौधों के विकास के लिए संभावित रूप से फायदेमंद प्रभाव डालती है, क्योंकि पौधे अपनी ऊर्जा प्राप्ति और वृद्धि के लिए कार्बोहाइड्रेट के निर्माण हेतु सूर्य के प्रकाश के साथ वायु में जो उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्रयोग करते हैं, जिससे पौधे में वृद्धि विकास संभव होता है। ठीक है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि कार्बन निषेचन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण हैं? तो जलवायु परिवर्तन के कारण देखिए जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन, बिल्कुल। फिर है तेल चालित जो स्वचालित, तो मतलब यानी कि गाड़ियाँ हैं जो, उसकी संख्या विस्फोट मतलब बढ़ रही हैं, बिल्कुल सही है। फिर है सौर धधक में वृद्धि, देखिए पहला और दूसरा तो सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा सही। तो अत्यधिक वनोन्मूलन, अच्छा वनों का कम होना, ठीक है। तो वनोन्मूलन तो है ही, सौर धधक में वृद्धि ये गलत है गैस, ठीक है, ये नहीं है बस। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि नासा और बाकी तो हम सब जानते हैं, तो जो नहीं जानते वो देखते हैं। इसने कहा नासा और अन्य अध्ययन सौर धधक यानी में वृद्धि को जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं मानते। बाकी सारी चीज़ें सेम है दोस्तों, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। या देखिए मैं बढ़ती हूँ। जलवायु परिवर्तन दो प्रमुख है। एक तो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि की वजह से, एक कार्बन अवशोषण में कमी की वजह से। अब देखो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि वाले कारकों में जीवाश्म ईंधन का बहुत तेजी ज़्यादा जलना और तेल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनकी संख्या में वृद्धि। अच्छा, वायुमंडल में कार्बन सांद्रता बढ़ रही है जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि, और ये क्या है, जलवायु को प्रभावित कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो फसल जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में कौन क्या क्या गैसेस निकलती हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन सी पढ़ी? क्या हमने कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ी? बिल्कुल सही है। हाँ, और हमने मीथेन पढ़ी है, बिल्कुल सही है, दूसरी भी सही है। ठीक है, इसमें तो 1 है ही नहीं, तो ये आंसर ही गलत हो गया। ठीक है, 1 भी है इसमें, 2 भी है। ठीक है, इसमें 2 नहीं है। ठीक है, तो ये भी आंसर हमारा गलत हो गया। तो अभी ये और ये ऑप्शन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल है, चौथा भी आंसर हो गया। तो मतलब डी है आपका, सारे हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें डी है, ये हमने सारे देखे थे, वही सब हैं, और इसमें कुछ भी नया नहीं है, सब सेम है। ठीक है, जो हम अभी नोट्स में पढ़ के आए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो इसमें से कौन सी है? तो देखिए सबसे ज़्यादा इसने कहा कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली जो गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस अगर बात करें, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोकार्बन है। ठीक है, तो इसमें जो है ना ऑप्शन में जलवाष्प नहीं लिखा है, तो सेकंड नंबर पे जो आती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उपयुक्त विकल्प में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित सांद्रता अन्य ग्रीन हाउस गैसेस की तुलना में बहुत अधिक है। ध्यान है कि पिछले कुछ दशकों में वातावरण में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में क्या है, लगातार वृद्धि हो रही है। अब इसने कहा जो ग्लोबल वार्मिंग है उत्सर्जन के कारण होते हैं, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। तो ठीक है, हमारा आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसने कहा, यहाँ पे लिखा वैश्विक ऊष्मन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण है। अब 1950 की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में कहा 315 ppm, ठीक है, यानी कि पार्ट पर मिलियन के आसपास थी। वहीं पर अब ये मात्रा जो है 415 ppm को पार कर चुकी है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसी तरह बढ़ती रहेगी तो 21वीं सदी के एंड तक ये हो जाएगी 650 से 950 के बीच में, और पृथ्वी का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। सब कुछ वही था, सेम है। और इसने कहा भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। तो क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण बढ़ रही है, तो ये भी हो गया सेम। फिर इसमें लिखा निम्नलिखित में से किसी वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है।
ठीक है। तो इसने कहा कि 0.03%, मतलब इसने कहा कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि WMO के अनुसार जो है पूर्व औद्योगिक युग में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग 278 ppm यानी कि 0.03 थी, जिसे वायुमंडल, समुद्र, जीवमंडल आदि के बीच संतुलन बना रहता था। हालांकि मानवीय गतिविधि जैसे कि आपका जीवाश्म ईंधन का चलाना ये प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ा है। वर्तमान में औसत जो वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रता लगभग जो है आपका 415 ppm से अधिक हो चुकी है। ठीक है। भूमंडलीय तापन का कारण बताओ, तो ये हो गया क्वेश्चन सेम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। धान के खेत हो गए, कोयले की खान, पालतू पशु हो गए, आर्द्र भूमि। तो इसमें से लिखा है ग्रीन हाउस गैस, इसमें मीथेन के स्रोत बताएं। तो गाइस देखा जाए तो सारे ही हैं। तो ये वाले ये जो मानव जनित हैं, मानवों के द्वारा है, ठीक है। और जो ये वाला है प्राकृतिक स्रोतों से है। अब मानवीय स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत। तो इसने कहा कि जो है धान के खेत, कोयले के खदानें हो गई, घरेलू पशु, वातावरण में मीथेन उत्सर्जन की ये मानवीय स्रोत है। प्राकृतिक स्रोत की बात करें तो आर्द्र भूमि, दीमक की बाम भी हो गई, समुद्र, हाइड्रेट्स हो गए, मीथेन उत्सर्जन के क्या है प्राकृतिक स्रोत है। अब इसने कहा प्राकृतिक स्रोत से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सबसे ज़्यादा यानी कि 76% कहाँ से निकलता है, आर्द्र भूमि से निकलता है। अब मीथेन निम्न में से किससे निकलती है या उत्सर्जित होती है, तो केवल धान के खेत से, केवल दीमक के से। तो देखिए दोनों ही सही है, मतलब केवल हटा दो तो दोनों ही है, ठीक है। गैस जो धान के खेत से, गैस कितना आसान सा आंसर है। तो गैस ये देखिए रिपीट हो रहा है, आप रिपीट कह सकते हैं या सेम कह सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। धान के खेत से, ये भी देखिए रिपीट हो रहा है या सेम क्वेश्चन कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। फिर है जुगाली करने वाले पशुओं से, तो इसका आंसर वही होगा, मीथेन होगा, ठीक है। तो गाइस ये भी बिल्कुल सेम व्याख्या है, इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसे पढ़ लीजिएगा। हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें से बहुत सी वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रहती, क्योंकि वह बाह्य समताप मंडल में पलायन कर जाती है, ठीक है। समुद्रों में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। तो सेकंड वाला सही है, बाकी गलत है, कोई फायदा नहीं पढ़ने का। बस आइए इसका क्वेश्चन है। इसमें लिखा है मानवीय गतिविधियों द्वारा उत्पन्न अधिकांश कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के निचले भाग में नहीं रुकती है, बल्कि समुद्री पादप या भूमि पर पौधों या मिट्टी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पादप प्लवक जो है मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप प्लवक जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर उसे पादप सामग्री में परिवर्तित कर देते हैं। अब लिखा है मीथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आंसर देखते हैं डायरेक्ट, 1 2 3 सारे ही सही हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक बार इसे पढ़ लेते हैं, वही सारी चीज़ें ऑप्शन में लिखी होती है। चलिए ऑप्शन में एक बार आपको दिखा देती हूँ, मैं 2 बार एक चीज़ नहीं पढ़ना चाहती, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मीथेन जल के अणु से घिरकर निम्न ताप उच्च दाब पर क्रिस्टलीकृत संरचना में के रूप में जो बर्फ के समान जम जाता है। मतलब मीथेन जो है आपका जलवाष्प के चारों तरफ जम जाती है, बर्फ की तरह बन जाता है, जो क्या है मीथेन हाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। मीथेन हाइड्रेट में परिवर्तित हो जाते हैं। ये आर्कटिक यानी कि उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा सहित अंटार्कटिक क्षेत्र में बर्फ के नीचे महाद्वीपीय उपांतों में तलछटी निक्षेप, अंतः स्थलीय गहरे जलीय निकायों, गहरे समुद्री तल में विशाल निक्षेपों के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। भूमंडलीय तापन से मीथेन हाइड्रेट के निक्षेप जो है पिघलने का खतरा मंडरा रहा है, जिसके पिघलने से वैश्विक तापन और उसके दुष्प्रभावों में तेजी से वृद्धि होगी, और साथ ही मीथेन वायुमंडल में तुलनात्मक रूप से कम समय यानी कि लगभग 12 साल में विद्यमान रहती है, और ये जो है ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। अब इसमें बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापमान में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारण कारक उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। तो चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियां मीथेन के उत्सर्जन का कारण है, बिल्कुल सही है। इसमें लिखा है जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक जो है प्रयुक्त किए जाते हैं तब क्रस्ट मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, ये भी सही है, दोनों ही सही है, ठीक है। तो इसमें वही चीज़ लिख दी है, चावल की खेती से संबद्ध अवायवीय परिस्थितियाँ जो है मीथेन के उत्सर्जन का कारक है। एक, जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक उपयुक्त
प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृष्ण मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ठीक है, दोनों से। तो गाइस यहाँ पे इस वीडियो को एंड करते हैं और जो हम अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।